नमस्कार, यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे डिस्कशन किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। अब हम डिस्कशन करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आपको हमने पहले ही बताया था कि हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जब बात आती है तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले आता है बेटा ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में आता ब्रोंकस। ये ब्रोंकस दो होती है, एक राइट साइड की तरफ एक लेफ्ट साइड की तरफ। ये ब्रोंकस के बाद जो आती है उसको क्या बोलते हैं बेटा ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स के बाद में आती है हमारी एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के बाद में आ जाती है ब्लड कैपिलरीज। तो चलो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बाद में, तो हम पहले इन चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और ये ब्रोंकस या ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाइज ये हमारे लंग्स के अंदर पाई जाती है। तो हम डिस्कशन करते हैं सबसे पहले ट्रेकिया के ऊपर। हम डिस्कशन करते हैं सबसे पहले ट्रेकिया के ऊपर। जब हम ट्रेकिया के ऊपर बात करते हैं, ट्रेकिया को दूसरा नाम क्या है बेटा विंड पाइप। ट्रेकिया को किस नाम से जाना जाता है बेटा विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। आप सब लोगों को याद करना है, ट्रेकिया इज नोन एज विंड पाइप। ट्रेकिया एक्सटेंड फ्रॉम द लैरिंक्स टू द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ट्रेकिया कहां से पाई जाती है बेटा फेरिंग्स से लेके फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक हमारी क्या पाई जाती है बेटा फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। यहां तक क्या पाई जाती है ये हमारी ट्रेकिया। चीज समझ में आई आपको। ये डिवाइड्स ये ट्रेकिया जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा यहां से राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो कि ब्रोंकस में डिवाइड होती है, और ये एंट्री कर जाती है लंग्स के अंदर। लेफ्ट ब्रोंकाई विच एंटर द लंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, इट इज 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमारी ट्रेकिया की जो लेंथ होती है बेटा वो 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है हमारी ट्रेकिया। इट इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ ईसोफेगस। मैंने आपको बताया ना बेटा, आपका ट्रेकिया यहां पाया जाता है, ईसोफेगस यहां पाई जाती है। इसको बोलते हैं बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस किसका रूट है, खाने का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। और ये क्या है ट्रेकिया। तो ईसोफेगस के फ्रंट में ट्रेकिया पाई जाती है। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ट्रेकिया के अंदर 16 से 20 सी शेप्ड की रिंग होती है। 16 से 20 सी शेप्ड में ये जो आपकी सी शेप्ड की रिंग पाई जाती है 16 से 20 ये रिंग्स, ये सी शेप की रिंग होती है। आपने देखा होगा आपके गले के अंदर ये जो सी शेप की जो रिंग्स पाई जा रही हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा ट्रेकिया। ये सी शेप की रिंग्स हाइलिन कार्टिलेज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है। जब हम ट्रेकिया की लेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी आउटर लेयर होती है ये आउटर लेयर फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यूज से बनी होती है। जब हम ट्रेकिया के आउटर लेयर की बात करते हैं तो आउटर लेयर हमारे फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यूज से बनी होती है, और मिडिल लेयर हमारी स्मूथ मसल्स से बनी होती है। और आउटर लेयर फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यूज से बनी होती है, मिडिल लेयर है वो स्मूथ मसल से बनी होती है, और इनर लेयर सीलेटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। मैंने आपको बताया हुआ है कि मोस्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो इनर लेयर है वो सीलेटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम से बनी होती है। हर जगह ये एपिथेलियम पाई जाती है। हमारे इसमें ब्लड सप्लाई थायराइड थ्रू इंफीरियर थायराइड एंड ब्रोंकियल आर्टरीज, हमारी जो ब्रोंकियल आर्टरीज है वो ब्लड सप्लाई करती है, और वीनस ड्रेनेज थ्रू थायराइड वेन्स। और वीनस ड्रेनेज मींस जो वेन के थ्रू जो ब्लड वापस जाता है उसको बोलते हैं थायराइड वेन। जो नर्व सप्लाई होती है वो लेरिंजियल नर्व के द्वारा होती है। अब ट्रेकिया का जो फंक्शन है वो ट्रेकिया का फंक्शन ये है, ट्रेकियल कार्टिलेज अरेंजमेंट इज सच दैट एयरवे इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड। ये जो है इलास्टिक और फाइबर्स, यदि आप थोड़ा बहुत प्रेस कर लोगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। जब बंदा फांसी लगाता है, हैंगिंग करता है, करना नहीं चाहिए, बैड है, मरना नहीं चाहिए, कायर मरते हैं। लेकिन जब कोई बंदा लटकता है, झूलता है, तो वो इस पर ऑब्स्ट्रक्शन करता है और ये रास्ता बंद हो जाता है, तो सांस लेने का रास्ता बंद हो जाता है, तो वो तड़प तड़प के रास्ता निकल लेता है। क्योंकि यहां पर क्या पाए जाते हैं फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू। कि फाइब्रस और इलास्टिक मींस वो इलास्टिक टिश्यूज पाए जाते हैं जिससे कि रास्ता बंद हो जाता है। द म्यूकस एंड पार्टिकल्स इनसाइड पास टू द लैरिंक्स थ्रू द ट्रेकिया। और यदि कोई म्यूकस है इसके अंदर तो वो ट्रेकिया के थ्रू बाहर आ जाता है।
ट्रेकिया हेल्प वार्म ह्यूमिडिटी एंड फिल्टर द एयर। हमारे बॉडी के जितने भी बेटा अंदर लंग्स तक जो जाती है एयर, इन सब में फिल्ट्रेशन का काम होता है, क्योंकि सब जगह सीलेटेड एपिथीलियम पाई जाती है। सीलेटेड एपिथीलियम मींस जो आउटर लेयर है वो एपिथीलियम की, जिसके ऊपर सीलिया निकले हुए हैं, तो यदि कोई एटम्स बच गया तो वो यहां चिपक जाएगा। तो लंग्स तक जाते जाते हमारी एयर पूरी फिल्टर हो जाती है, और फिर भी यदि बच जाती है एयर तो आपके फेफड़ों में जाके चिपक जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे दिल्ली के अंदर इतना पोल्यूशन है कि कई बार एक सर्जन की वीडियो देख रहा था मैं भी 5-6 दिन पहले, तो उसमें बताया कि दिल्ली के पहले के हम लंग्स देखते तो बड़े पिंक कलर के लंग्स होते हैं कॉमनली, लेकिन हमारे यहाँ इतना पोल्यूशन हो गया कि जब हम लंग्स ओपन करते हैं तो सबके ब्लैक लंग्स निकलते हैं। ब्लैक मींस स्पॉइल्ड पॉल्यूशन के कारण। तो सीलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है। ट्रेकिया हमारे ह्यूमिडिटी और फिल्टर का काम करता है। कफ रिफ्लेक्स ट्रेकिया के अंदर होता है। कफ रिफ्लेक्स, हम जो कफ निकालते हैं ये ट्रेकिया के थ्रू निकालते हैं। तो कफ रिफ्लेक्स कहां पाया जाता है? ट्रेकिया के अंदर। तो आपको याद करना है कि भैया कफ रिफ्लेक्स कहां पाया जाता है? ट्रेकिया के अंदर। अब ट्रेकिया के बाद दूसरी स्ट्रक्चर आ जाती है हमारी, क्या? ब्रोंकस। दूसरी स्ट्रक्चर क्या आ जाती है? ब्रोंकस। ब्रोंकस, या कई लोग इसको ब्रोंकाई भी बोलते हैं। अब ब्रोंकाई कितने तरीके की होती है भैया? 2 तरीके की, एक हो गई राइट, एक हो गई लेफ्ट। राइट ब्रोंकस शॉर्ट होती है, ये लॉन्ग होती है। ये शॉर्ट क्यों होती है? क्योंकि यहां पे नीचे पाया जाता है फाउंड लीवर। लीवर के कारण ये लंग्स आपका ऊंचा होता है। ठीक है बेटा। राइट ब्रोंकाई आपकी ब्रॉडर एंड शॉर्टर होगी। राइट जो ब्रोंकाई है शॉर्ट एंड ब्रॉडर, चौड़ी होगी। तो क्या है, कोई भी इन्फेक्शंस और कोई भी पैथोजेंस या कोई भी एटम्स यदि इंजेस्ट होता है तो वो इधर की साइड जल्दी भागता है, क्योंकि रास्ता चौड़ा है। ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इस राइट वाले की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है, लेफ्ट वाले की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बेटा। आफ्टर एंटरिंग इनटू द राइट लंग दे डिवाइड इनटू 3 ब्रांचेज। ये जो राइट वाली है ये 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है लंग्स के अंदर। समझ में आया बेटा? ये तो क्या हो गया हमारा लंग्स। लंग्स के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड कौन सी होती है? राइट वाली हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 3 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। और जो लेफ्ट ब्रोंकाई होती है ये नैरोअर होती है रादर देन राइट ब्रोंकाई, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये किस में? 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 ब्रोंकाई पाई जाती है, और राइट लंग्स के अंदर 3 ब्रोंकाई पाई जाती है। ये चीज समझ में आई बेटा? ये चीज समझ में आई आपको? समझ में आ रहा है? अब ये ब्रोंकाई छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है। 3 तो मेन ब्रोंकाई हो गई। अब ये क्या होगा बेटा? छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है। ये समझ में आया बेटा? तो ये क्या हो गई? ब्रोंकियोल्स। ये क्या हो गई भैया? ब्रोंकियोल्स। और ये क्या हो गई? एल्वियोलाई। ठीक है बेटा। तो ये छोटी छोटी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बोला जाता है। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आगे जाके एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाती है। अरे मेरे बेटा, ये सिर्फ 5-7 नाम है, इन नामों को आपको याद करना है। ये 5-7 नाम है, इन नामों को आपको याद करना है कि भैया कौन सी चीज कहां डिवाइड हो रही है। तो मेरे बच्चों, जब तुम 5-5 6-6 बार इस सिस्टम को, इन सिस्टम्स को आप स्टडी करोगे तो आपको आराम से ये चीज याद हो जाएगी। समझ में आई बेटा? अब इसके बाद हम ब्रोंकस का डिस्कशन हुआ। ब्रोंकस के बाद अब हम डिस्कशन करते हैं एल्वियोलाई के ऊपर। देखो हम बड़ा शॉर्टली एंड ब्रीफली डिस्कशन कर रहे हैं। डिटेल में आपको पढ़ना हो आप बीडी चौरसिया की बुक ले सकते हैं, रोशन विल्सन ले सकते हैं, और भी कई किताबें हैं जिनसे आप रेफर कर सकते हो। बिकॉज नॉलेज इज एन एंडलेस थिंग। दुनिया के अंदर नॉलेज सबसे बड़ी एंडलेस चीज है, लेकिन नॉलेज आप दुनिया के अंदर एक छोटी सी किताब से भी ले सकते हैं और एक बड़ी से बड़ी किताब से भी ले सकते हैं। आप अपनी हैसियत से, आप अपने स्टडी के टाइम से नॉलेज ले। एल्वियोलाई। अब हमारी भैया बेने ने मुझे बताया था अभी कि सर लास्ट जो हमारा रेस्पिरेटरी का जो ऑर्गन होता है वो होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई की बाल जो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ये हमारी एल्वियोलाई हो गई इस तरीके की। ये एल्वियोलाई की बाल सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। सेल्स आर फाउंड इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर सेल्स पाई जाती है।
एल्वियोलाई सराउंडेड बाय कैपिलरीज। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? सराउंडेड बाय कैपिलरीज। जैसे ये हमारी क्या हो गई भैया? एक कैपिलरीज। इस कैपिलरीज के अंदर क्या बह रहा है? हमारा ब्लड। ब्लड से हमारा CO2 जा रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये हमारा ट्रांसफर हुआ ना बेटा, और ऑक्सीजन लेके ये ब्लड कैपिलरीज आगे की तरफ चली जाती है। तो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो आपके एल्वियोलाइज के लेवल पे होता है, एल्वियोलाइज के एंड पे होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलर कैपिलरीज। ये डायग्राम आपको समझ में आया? एल्वियोलाई की जो कैपिलरीज है यहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। ये चीज समझ में आई मेरे बच्चे? समझ में आई? आ गई समझ में? चलो भाई, अब हम डिस्कशन किया ये हमने। अब भैया हम फेफड़े का डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे लंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब लंग्स के अंदर की स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ ली भैया कि लंग्स के अंदर ब्रोंकस पाई जाती है, ब्रोंक्यूल्स पाई जाती है, एल्वियोलाई पाई जाती है। लेकिन भैया ये लंग्स होते क्या है, इनके बारे में तो पढ़ लो। बेचारे दो लटके हुए ऑर्गन है कि आपके जीवन के साथ आपके संग चल रहे हैं। जिस दिन ये बंद हो गए उस दिन आप बंद हो जाएंगे, तो इनके चलते रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हम इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, दुरुपयोग कौन कर रहा है? विनय कर रहा है, साहिल कर रहा है, गुरिंदर कर रहा है? ये दुरुपयोग पे लगे हुए हैं इनका। इसका दुरुपयोग मत करो, वरना ये जब अपने पे आ जाएंगे तो तुम्हारी सांस फूलना स्टार्ट कर देंगे। आजाद भी करता है, रॉबिन अभी बंद है भाई, दुरुपयोग मत करो। लंग्स को स्वस्थ रहने दो, यूज करो, मिस यूज मत करो। ठीक है रॉबिन, समझ में आ गया? तू तो नहीं करता कोई काम? बिल्कुल ठीक है, अच्छा बच्चा। लंग्स तो मैं देखूंगा किसी दिन मिल गए रास्ते में तो मैं पकड़ के थाने में ले जाऊंगा, ये बच्चा दुरुपयोग कर रहा है। हाँ, अब हम लंग्स की बात करते हैं। जब हम लंग्स की बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर दो लंग्स पाए जाते हैं जो कि थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं। ये थोरेसिक केज है, थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं, जो कि कॉन शेप्ड के होते हैं। कॉन शेप समझ गए बेटा? कॉन शेप्ड, जिसके कि कोने निकले रहते हैं। 4 पार्ट्स ऑफ द लंग्स। हमारे लंग्स के 4 पार्ट होते हैं, एपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस। लंग्स के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो हो गया एपेक्स, दूसरा हो गया बेस, और तीसरा हो गया कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस, और एक कौन सा हो गया बेटा? मीडियल सरफेस। अब भैया देखो ये खुद शब्द बोल रहा है। एपेक्स कौन सा है? हमारे फेफड़ों के ऊपर वाला हिस्सा एपेक्स, नीचे वाला बेस हो गया। कोस्टल सरफेस मींस जो हमारे रिब्स की तरफ का हिस्सा है वो कोस्टल सरफेस हो गया, और जो हमारे अंदर मीडियल लाइन की तरफ है इसको मीडियल सरफेस बोला जाता है। जैसे एपेक्स बिगिंस एट द रूट ऑफ द नेक, जहां से हमारी गर्दन खत्म होती है वहां से हमारे लंग्स का एपेक्स स्टार्ट होता है, ये कि सर्कुलर इन शेप होता है। और बेस हमारा कॉनकेव शेप का होता है, जो कि हमारे डायफ्राम के ऊपर पाया जाता है। हमारे जैसे दोनों लंग्स यहां है तो इसके नीचे जो पाया जाता है वो ये पाई जाती है डायफ्रामेटिक मसल, DIAPHRAGM। ये डायफ्राम क्या करता है बेटा कि जब आप इनहेल करेंगे ऑक्सीजन को तो ये डायफ्राम नीचे चला जाएगा, और जब आप सांस फिर डायफ्राम क्या करेगा? ऊपर की तरफ प्रेशर करेगा तो इनके अंदर जो डिपोजिटेड है उसको बाहर कर देगा। तो डायफ्राम इज द हेल्पफुल ऑर्गन इन द इंस्पायरेशन एंड इन द एक्सपायरेशन। सांस लेने में और छोड़ने में जो डायफ्राम की जो मसल्स हैं ये हेल्पफुल होती है। समझ में आया बेटा? ये डायफ्राम कहां पाया जाता है? जस्ट बिलो द लंग्स। समझ में आया बेटी? जस्ट बिलो द लंग्स ये डायफ्राम पाया जाता है। बेस के अंदर, अब देखो सुनो बेटा, एपेक्स तो सर्कुलर शेप का होता है, एपेक्स सर्कुलर शेप का होता है, और बेस कॉनकेव शेप का होगा। कौन से शेप का होगा बेटा? कॉनकेव शेप का। ठीक है बेटा। कोस्टल सरफेस जो रिब्स की तरफ पाई जाती है, इंटरकोस्टल मसल्स के बीच में होता है। मीडियल सरफेस कौन सा होता है? कॉनकेव शेप्ड, विच इज कॉल्ड एज हाइला, फाउंड इन फ्रंट ऑफ द 5th, 6th एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो 5वीं, 6ठी, 7वीं, जो हमारी 5वीं, 6ठी, 7वीं वर्टिब्रा पे जो पाया जाता है उसको मीडियल सरफेस बोलते हैं बेटा। ये मीडियल सरफेस हाइलम ब्रोंकाई पल्मोनरी आर्टरी वेन एंड नर्व एंटर और एग्जिट करती है यहां पर। अब सुनना बेटा, राइट लंग्स के अंदर 3 लोब होते हैं। सुनना बेटा मेरी बात, इस राइट लंग्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं। मेरे बच्चे बात समझ लेना,
राइट लंग्स के अंदर 3 लोब होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, और लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लोब होते हैं, 1 और 2। इसके अंदर 1, 2 और 3 लोब होते हैं। ये चीज समझ में आई आपको? राइट लंग्स के अंदर 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लोब होते हैं। जो लोब होते हैं राइट लंग्स के अंदर, सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर। सुपीरियर मींस ऊपर वाला, मीडियल मींस इधर वाला, इंफीरियर मींस नीचे वाला। और जो लेफ्ट लंग्स में, वहां 2 हो गए, एक तो सुपीरियर और एक हो गया इंफीरियर। ये समझ में आया बेटा? राइट लंग्स के अंदर 3 लोब होते हैं, एक तो सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर, और लेफ्ट लंग्स के अंदर सुपीरियर और इंफीरियर होते हैं। ये लोब लोब्यूल से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे लोब्यूल्स। ये लोब्स अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं। समझ में आया बेटा? ये लोब लोब्यूल से डिवाइड होते हैं। द पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरी हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ये एक ही जगह पर उल्टा होता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यहां होता है। अब बेटा हम आते हैं प्लूरल एंड प्लूरल कैविटी के ऊपर। ये लंग्स का समझ में आया मेरी बेटी? अब जब हम लंग्स के पार्ट समझ में आए आपको कि लंग्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जो कि हमें समझ में आना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जब प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी की, प्लूरल एक सिंपल सी प्लूरा या प्लूरल कैविटी की जब हम बात करते हैं बेटा, तो प्लूरल कैविटी सीरस मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। प्लूरल कैविटी हमारी जो लंग्स की आउटर लेयर होती है उसको प्लूरा बोलते हैं, और इसके बीच में जो ये कैविटी होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरल कैविटी। ये प्लूरल कैविटी के अंदर मैंने बताया था ना आपको, सीरस मेम्ब्रेन पाई जाती है। मैंने आपको बताया था ये सीरस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये सीरस मेम्ब्रेन क्या करेगी? सीरस फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। ये सीरस फ्लूइड, बेटा सुनना मेरी बात, हमारे लंग्स की आउटर लेयर को प्लूरा बोलते हैं, या और इसके बीच में जो पाई जाती है उस लेयर को बोलते हैं बेटा, देखो सुनना मेरी बात, हमारे लंग्स के अंदर 2 लेयर पाई जाती है। एक लेयर को हम पेराइटल बोलते हैं, एक को विसरल बोलते हैं। इन दोनों को प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा मींस 2 लेयर, एक हो गई पेराइटल और एक हो गई विसरल, है ना बेटा? पेराइटल ये आउटर की लेयर को पेराइटल बोलते हैं और अंदर वाली को विसरल बोलते हैं। ये हो गया प्लूरा। इसके बीच में जो ये स्पेस है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी के अंदर सीरस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये सीरस मेम्ब्रेन क्या करती है? सीरस फ्लूइड सीक्रेट करेगी, जिसको हम दूसरी भाषा में प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? हमारे लंग्स को फ्रिक्शन नहीं होने देता, शॉक एब्जॉर्बर रहता है, बाहर से प्रोटेक्शन करता है। ये प्लूरल फ्लूइड नॉर्मल हो तो ठीक है, लेकिन कई बार किसी इन्फेक्शन, किसी कंडीशन के कारण इन दोनों के बीच में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। उस प्लूरल फ्लूइड की क्वांटिटी को इंक्रीज होने को हम प्लूरल इफ्यूजन बोल देते हैं। मींस एक नॉर्मल फ्लूइड है, अब यहां पर फ्लूइड ज्यादा हो गया। अब फ्लूइड ज्यादा हो गया तो लंग्स भारी हो जाएंगे, फैलने सिकुड़ने में दिक्कत आएगी तो सांस भरेगी तो हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा फेफड़ों में पानी भर गया, तुम कहोगे जी कुछ इलाज बताओ, वो बोलेगा पानी निकालनी पड़ेगी। पानी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बोला ड्रेन डालनी पड़ेगी। कौन सी ड्रेन डालेंगे? कि साहब वाटर सील ड्रेनेज डाल दो। बताता हूं आपको, ये बेटा जो लिखा हुआ है वही इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। विसरल इज द इनर कवरिंग, पेराइटल इज द आउटर कवरिंग। प्लूरल कैविटी इन दोनों के बीच में पाई जाती है, जिसके अंदर सीरस मेम्ब्रेन होती है। ये मेम्ब्रेन के अंदर ये फ्लूइड पाया जाता है। फिर बेटा क्या करते हैं? यहां पर एक ट्यूब डाल देते हैं, उस ट्यूब के थ्रू पूरा प्लूरल फ्लूइड को ड्रेन करके बाहर निकाला जाता है। तो लंग्स में पानी कम हो गया तो आप सांस लेने लग जाते हैं, उसको ड्रेनेज बोलते हैं। अब भैया जब हम मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन सी मसल्स काम करती है, तो हमें मिश्रा जी ने बताया था सर आप सिर्फ 2 मसल्स का नाम याद रखना, बाकी और नाम याद मत रखना। मैंने पूछा कौन कौन सी मसल, तो इन्होंने बोला सर सबसे पहले तो नीचे डायफ्राम होती है। रॉबिन सबसे पहले तो नीचे डायफ्राम होती है और ऊपर से इंटरकोस्टल मसल्स होती है।
इंटरकोस्टल मसल्स। मैंने बोला ये कहां होती है, तो इन्होंने मुझे बताया सर ये पसलियां कितनी जोड़ी होती है, मैंने बोला 12 पेयर्स होती है, तो बोला 11 जोड़ी पेयर्स में इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है, क्योंकि नीचे का तो कोई सहारा नहीं है ना, उसके तो ऊपर ही पाई जाती है, तो 12 पेयर ऑफ रिब्स। बहन जी समझ में आ रहा है? 12 जोड़े पसलियों के, ये देखोगे आप तो एक पसली है, दूसरी पसली है, इन बीच में ऐसे ऐसे लेयर जुड़ी हुई है, इसको इंटरकोस्टल मसल्स करते हैं। सांस लेते हैं तो ये फूलता है, सांस छोड़ते हैं तो अंदर जाती है, ये इंटरकोस्टल मसल्स हमारे रोल प्ले करती है रेस्पिरेशन के अंदर। दूसरा भैया रॉबिन ने एक चीज बताई थी सर, डायफ्राम। ये डायफ्राम दीज आर फाउंड बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। मैं इस चीज की बताऊंगा कि इसने रॉबिन ने बताया था कि सर 2 लंग्स होते हैं, इन लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम से ऊपर की जो कैविटी होती है उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, और नीचे वाली कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। समझ में आया मेरे बच्चे? डायफ्राम प्ले करता है, डायफ्राम से नीचे वाली कैविटी एब्डोमिनल कैविटी, डायफ्राम से ऊपर वाली कैविटी थोरेसिक कैविटी। ये डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल्स ये नॉर्मल रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है। कई बार एक डिजीज कंडीशन आती है, कई बार एक डिजीज कंडीशन आती है, उस डिजीज कंडीशन का नाम है डायफ्रामेटिक हर्निया, DIAPHRAGMATIC, डायफ्रामेटिक हर्निया। ये डायफ्रामेटिक हर्निया क्या होता है? ये डायफ्रामेटिक हर्निया क्या होता है कि जब भैया आपके एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन ये यहां से निकल के और थोरेसिक कैविटी की तरफ चले जाए तो इस हर्निया को बोलते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया। अरे मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मित्रों, हर्निया है क्या है? हर्निया मींस यदि कोई ऑर्गन अपनी लोकेशन को चेंज करके डिसलोकेट हो जाए उसको हर्निया कहते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी का कोई ऑर्गन थोरेसिक कैविटी में चला जाए तो पहली बात तो भाई ये जो हमारा डायफ्राम है ये रोकेगा। अब डायफ्राम किसी का वीक हो गया तो ऊपर चली जाएंगी। इस हर्निया को क्या बोलते हैं? डायफ्रामेटिक हर्निया। अब कई लोग बोलते हैं साहब जी इससे होगा क्या? तो भैया ये ऊपर का रास्ता कम कर रहा है, तो सबसे पहले तो सांस लेने में तकलीफ होगी, उल्टियां आएंगी, बेल्चिंग, डकारें आएंगी, खट्टी खट्टी हिचकियां आएंगी, जिसको बेल्चिंग बोलते हैं, इसको डायफ्रामेटिक हर्निया बोलते हैं। इसके लिए बोला जी क्या करते हैं, लोकल ट्रीटमेंट बताओ। तो भैया इसमें लोकल ट्रीटमेंट ये करते हैं कि आप जिस पलंग पे लेटते हो ना, उस पलंग में 4 पहिए नीचे होते, पहिए नहीं जो पाए होते हैं, पैर होते हैं उस पलंग के नीचे के 4, उनमें सिर वाले दोनों पहियों पे नीचे ईंट लगा देते हैं एक एक। उस एक एक ईंट लगाने से क्या होगा, ऊपर का प्रेशर थोड़ा बहुत नीचे पड़ा रहता है, जिससे कि आपको रिलीज मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ये एक प्राइमरी मेजर है, वरना इसके बाद इसकी सर्जरी की जाती है जिसमें ओपन करके डायफ्राम के यहां पर मसल्स को रिपेयर किया जाता है, नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर। तो देखो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें एवरी टाइम उनको थैंक यू बोलते रहना चाहिए, प्रभु ऐसे ही बनाए रखना, वरना थोड़ा सा भी कहीं का ऊपर नीचे कर दिया तो हमारा तो काम खत्म हो जाएगा। वो खत्म नहीं होने देना है, थैंक यू गॉड करते रहना है, बस ऐसे ही चलाता रहे, मजबूती देता रहे। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो नॉर्मल रेस्पिरेशन हमारा 16 to 20 पर मिनट होता है, इतनी बारी तो होता है 16 से 20 बार पर मिनट। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मींस एल्वियोलाई से ब्लड तक जाना, और इंटरनल रेस्पिरेशन ब्लड टू टिश्यू तक जाना कहलाता है। अब बेटा सुनना, जो क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, 4 टर्मिनोलॉजीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, दोबारा नहीं बताऊंगा, याद कर लेना, क्योंकि आजाद ने कसम दे दी है सोनाली की कि सर एक बार बताओ दोबारा नहीं बताना, बस तो एक बार सुन लेना, है ना। तो फर्स्ट जो आता है वो आता है टाइडल वॉल्यूम। मेरे बच्चे ये याद कर लेना कि टाइडल वॉल्यूम होता क्या है। ये टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड, एक बार में जितनी सांस ले ली जाए उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जो कि नॉर्मली 500 ml होती है। तो भैया कभी मैं आपसे पूछूं कि टाइडल वॉल्यूम बताओ तो आप बता दोगे द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, 500 ml। एक बार में सांस ले लेना, नॉर्मल सांस लेना, टाइडल वॉल्यूम कहता है। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी मींस मैक्सिमम एयर इनहेल्ड, खींच के और मैक्सिमम बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? वाइटल कैपेसिटी।
इंस्पायरेशन क्या कहलाता है बेटा? अंदर सांस लेना। जैसे व्हेन थोरेसिक कैपेसिटी इंक्रीजेस, इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम मूव डाउनवर्ड, प्लूरल इन्फ्यूजन इज प्लूरल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस, लंग्स स्ट्रेच होंगे, एल्वोलाई स्ट्रेच होंगी और प्रेशर इनसाइड द लंग्स होंगे। इट इज कॉल्ड आईआरबी। इट इज 3100 ml। इंस्पायरेशन के अंदर यदि आप ज्यादा से ज्यादा कर दे हो कैसे भी खींच के 3100 ml के लगभग आती है। दूसरा एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन मींस एक्सपेल्ड आउट, आप टोटल जो आप एक्सपेल कर दोगे, पूरी जो एयर आप बाहर निकाल दोगे, वो आता है एक्सपायरेशन में। और एक आता है रेसिड्यूअल, एक आता है रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल का मतलब क्या होता है भैया? रेसिड्यूअल का मतलब क्या होता है? रेसिड्यूअल रेस्पिरेशन का मतलब होता है रिमेनिंग। तुमने सांस ली और तुमने सांस छोड़ी, उसके बाद भी कुछ लंग्स में बची रह गई, उसको रेसिड्यूअल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि 1200 ml इसकी क्वांटिटी होती है। तो ये चीज आपको समझ में आई मेरे दोस्तों, मेरे जिगरी, मेरे मित्रों? ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ब्रीफली डिस्कशन कंप्लीट होता है, जिसको हमें याद करना है, क्योंकि हम याद करेंगे जब भी हमारा भला हो सकता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमने डिस्कशन करे, बाकी की और हमारी वीडियोज में आप हमारा साथ दीजिएगा। और जो मेरे स्टूडेंट्स, जो मुझे चाहने वाले, जो मेरे प्यारे दोस्त, जो मुझे पसंद करते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, आप सभी सपोर्ट करो और इस चैनल को प्रमोट करो कि हम भी किसी दिन रोशनी में आए और लोगों को दिखाए कि हाँ, हम जिन लोगों से शुरुआत में जुड़े थे, उन लोगों के द्वारा ये कारवां बढ़ाया गया है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर।